आयशा का शौहर मजदूर था और सास नंदेई से आए रोज मेके भेज देती कि पैसे लेकर आओ, क्योंकि इसका भाई स्पेन होता था। 1 साल तो भाभी पैसे देती रही, लेकिन फिर इसने तंग आकर मेके आने से मना कर दिया। और जब आयशा ने पैसे लाने से इनकार किया तो सास और नंदों ने इसको बांध कर टांगें तोड़ दी और कहा कि आप भीख मांग कर हमें खिलाओ। और वो सारी रात दर्द से तड़पती रही। इधर भाई को आयशा के हालात का इल्म हुआ तो वो इसके शोहर को कारोबार बनाकर देने के लिए पाकिस्तान आया। और अगले दिन जब आयशा के घर गया तो सामने का मंजर देखकर इसके कदमों तले से जमीन निकल गई। वहां पर आयशा एक कबोले सूरत लड़की थी, ज्यादा खूबसूरत ना थी। इसी वजह से जो भी इसे देखने आता तो नाक मुंह चढ़ाने लगता। हालांकि घर के हर काम में ताक थी, लेकिन लोगों को गोरे रंग की लड़कियां ही पसंद आती हैं, जिनके तीखे नक्श नैन होते हैं। इनके नैन नक्श भद्दे से थे, कद भी मुनासिब था, रंगत ना तो सांवली थी और ना ही बहुत ज्यादा काली। लेकिन फिर भी लोग आते और इसे देखते ही चले जाते। इसकी दोनों छोटी बहनें इससे पहले ब्याही गई थी। आयशा की वालदा इसके लिए बेहद परेशान थी। सबसे बड़ा एक भाई था जो स्पेन में काम करता था और यही कहता था कि जल्द अज जल्द बहनों की जिम्मेदारियों को पूरा कर दें। भाभी का रवैया नंदों के साथ बहन जैसा था। इसने भी बड़ी भाग दौड़ की, लेकिन आयशा का रिश्ता ही नहीं हो रहा था। जब आयशा की उम्र 27-28 साल हो गई, इसकी वालदा इसकी शादीशुदा रिश्ते तक देखने लगी कि अगर किसी की बीवी का इंतकाल हो गया है तो इसके साथ ही आयशा की शादी कर दे। आयशा बहुत रोती थी, लेकिन फिर अजमल का रिश्ता इसके लिए आया, जो कि पोलियो का मरीज था और टांग से लंगड़ा कर चलता था। इसकी दाएं टांग बाएं टांग से काफ़ी छोटी थी, लेकिन इन्हें आयशा पसंद आ गई, क्योंकि इनके अपने बेटे में भी ऐब था। इसकी वालदा ने तो झटपट से हाँ कर दी, क्योंकि बेरहमार रहने लगी थी। चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटियों के फ़र्ज से सबको दोष हो जाऊं। आयशा ने अपने दिल को समझा लिया कि जैसे ही आयशा की शादी पक्की हुई, ससुराल वालों ने बातें बनानी शुरू कर दी। कहने लगे, आपकी बेटी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, हमने तो इसके लिए अपनी बेटी का रिश्ता किया है, क्योंकि हमें पता चला है कि इसका भाई स्पेन होता है, इसलिए भाई हमें जायज़ अच्छा खासा चाहिए। ये सुनकर इसकी भाभी भी चुप सी हो गई और वालदा भी सोचने लगी कि इनका बेटा कौन सा खुरबरू कड़ियल जवान है, कद भी छोटा है और फिर टांग का भी मसला है, लेकिन जबान से कुछ नहीं कहा। चाहती थी कि बेटी रुखसत होकर अपने घर चली जाए। दिल की मरीजा थी और आए रोज कभी कुछ मसला हो जाता तो कभी कुछ। अपनी जिंदगी का इन्हें भरोसा नहीं था। आयशा रुखसत होकर ससुराल आई। भाई ने अपनी तरफ से आयशा को हर चीज़ दी थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी थी। लेकिन ससुराल पहुंचते ही सास ने झेस देखते हुए हर चीज़ में 100-100 कीड़े निकाले थे। अभी वो अपने कमरे में बैठी थी कि सास और नंदों की आवाज़ें इसे अपने कमरे में सुनाई दे रही थी कि भाई स्पेन में काम करता है और देखो तो जोड़े सारे के सारे पाकिस्तानी लगाए हैं। चलो हमें छोड़ो भाई, हम तो ससुराल वाले ठहरे, लेकिन अजमल को तो इनका दामाद है, अजमल के कपड़े तो अच्छे होने चाहिए थे। कमरे में बैठी आयशा चुपचाप सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही अजमल कमरे में आया तो इसका मूड काफ़ी ख़राब था। दरवाज़ा बंद किया। स्टिक के सहारे वो चल रहा था, लेकिन फिर भी लंगड़ा रहा था। चलने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। आयशा ने एक नज़र अपने शोहर पर डाली तो दिल बुझ कर रह गया, लेकिन फिर भी अपने दिल को समझा लिया था कि ज़िंदगी तो अब इसको वहीं गुजारनी है। अजमल इसके पास बैठ गया। कहने लगा कि मेरे तो एक से बढ़कर एक रिश्ता आता था, लेकिन अम्मा को तुम पसंद आई हो। वो तो कहती थी कि लड़की तो मुनासिब है, लेकिन इसका भाई स्पेन में काम करता है, इसलिए जेज भी अच्छा देगा, और तुम्हारे भाई ने तो बरादरी में हमारी नाक ही कटवा के रख दी। हर चीज़ पाकिस्तानी दी है तो स्पेन से कोई चीज़ ही लेकर आता, सामान तो अच्छा देते। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई है। शादी की रात भी अजमल इससे शिकवे शिकायतें ही करता रहा। तारीफ क्या करने थी, आयशा ने कोई जवाब ही नहीं दिया। बहरहाल एक फ़र्ज था जो उतर गया था। अपने शोहर की मोहब्बत के चंद जुमले भी आयशा को नसीब नहीं हुए थे। अजमल ने तो इसे मुंह दिखाई पर भी कुछ नहीं दिया था, सिवाय बातें सुनाने के। सुबह उठी तो सास कहने लगी कि अभी तक तुम्हारे भाई ने नाश्ता क्यों नहीं भेजा। अपनी माँ को फ़ोन करके बोलो कि हम सुबह 8 बजे नाश्ता करने की आदत है। मेरी तो भूख से हालत ख़राब हो रही है और इन लोगों का कोई एहसास ही नहीं है। नंदे भी बैठी हुई थी, 2 शादीशुदा थी और 2 गैर शादीशुदा। लेकिन शादीशुदा नंदे भी अपने शोहर और बच्चों समेत वहीं मौजूद थी कि भाई के ससुराल से नाश्ता आएगा तो करके जाएंगे। आयशा ने सुबह ही सुबह अपनी वालदा की घर काल कर दी। कहने लगी, अम्मा भाई नाश्ता कब लेकर आएंगे। इसकी वालदा कहने लगी, दोनों मियाँ बीवी शहर की सबसे बड़ी और मशहूर बेकरी पर गए हैं ताकि अच्छा नाश्ता ला सकें, बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। क्या हुआ आयशा, कोई बात हुई है। वो कहने लगी, नहीं अम्मा, यहाँ पर नाश्ता जल्दी कर लिया जाता है,
इसलिए मैंने पूछ लिया, और तो कोई बात नहीं है। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर बेल बजी। दरवाज़ा इसकी नंद ने खोला तो सामने ही भाई भाभी थे, जिनके हाथों में शापर भरे हुए थे। हलवा पूरी, बेकरी का नाश्ता, सब कुछ मौजूद था। पूरा टेबल भर गया, लेकिन फिर भी माँ बेटियों के माथे के बल सीधे नहीं हुए। कहने लगी, ठंडी पूरियाँ हैं, ज़रा जायका नहीं है। दूसरी नंद कहने लगी, तौबा तौबा, कितनी मिर्चें हैं चनों में। मेरी तो ज़ुबान जल गई। कभी कहती ब्रेड बासी लग रही है। इसका भाई और भाभी ये सब सुनकर बेहद परेशान हो गए। लेकिन आयशा ने कहा कि आप परेशान ना हो, आपका नाश्ता सबसे अच्छा था। भाई ने बहन को ढेर सारी दवाएं दी। कहने लगा, कुछ ही दिन में मैं स्पेन चला जाऊंगा, इसलिए परेशान ना होना, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। कहने लगी, भाई आपने पहले ही बहुत कुछ कर लिया, आपकी अपनी बीवी बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी अब उतर गई है। अब तो भाभी का हक है, जिसने 5-6 साल कुर्बानी दी। इसकी भाभी ने भी इसे गले लगा के कहा कि तुम परेशान मत हो, क्योंकि ससुराल वालियों का रवैया वो देख चुके थे। बहरहाल 2 दिन बाद इसका भाई चला गया। पहले पहल तो सास ये कहती रही कि अजमल तो माजूर है, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए अगर बैठने वाला इसका कोई काम हो जाए तो वो आराम से कर लेगा, नौकरियां नहीं कर सकता। आयशा जी सुनकर हैरान रह गई। हालांकि जब रिश्ता देखने आए थे तो कहते थे अजमल का बेशक पाँव ठीक नहीं, लेकिन वो अच्छा खासा कमाता है, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और आप कह रही हैं कि अजमल कुछ भी नहीं करता। अजमल के 2 बड़े भाई थे जो कि अलग रहते थे, लेकिन घर के अखराजात अपनी माँ के हाथ में ही वहीं रख कर जाते थे। 8 दिन में ही आयशा को पता चल गया कि अजमल कुछ भी नहीं करता, पूरा दिन घर बैठा रहता है। माँ बहन की तरह इसे भी औरतों की तरह ताने देने की बड़ी आदत थी। जब भी आयशा के पास बैठता शुरू हो जाता, तुम्हारा भाई स्पेन में काम करता है, इसे बोलो पैसे भेजे ताकि मैं जहाँ कोई काम कारोबार करूँ। जब तक घर बैठा रहूँगा, और घर बैठ बैठ कर मैं वैसे भी तंग आ चुका हूँ। आयशा कहने लगी कि मेरा भाई वहाँ पर नौकरी करता है, इसका काम भी अच्छा नहीं चल रहा, वो तो अपना घर बड़ी मुश्किल से चलाता है। फिर हम 3 बहनों की जिम्मेदारियाँ इस पर थी, अब जाकर सबकी शादी हुई है, फिर इसने अपनी बीवी हैं, 2 बच्चे हैं। कहने लगा, ये क्या बात हुई, अपनी बीवी बच्चे हैं तो क्या बहन को नहीं पूछेगा। अरे तुमसे पहले भी तो एक जगह मेरा रिश्ता तय हो गया था। लड़की के घर वाले मुझे अपनी दुकान देने को राजी थे कि ज़ाती दुकान भी देंगे, मकान भी देंगे और साथ में कारोबार भी करवाएंगे, पर मेरी माँ को तुम पसंद आ गई। कहने लगी कि इसका भाई स्पेन में काम करता है, तुम्हें इससे बढ़कर कुछ देगा। अरे भाई, अगर इतनी औकात नहीं थी तो हमें पहले बता देते, हमें धोखे में क्यों रखा। ये बात सुनकर आयशा का तो दिमाग ही घूम के रह गया। इसने कब धोखे में रखा था। अम्मा ने तो कभी नहीं कहा था कि वो मकान देंगी या फिर दुकान देंगी या अजमल को कारोबार करवाएंगी। ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी। अगर यही डिमांड वो पहले करते तो शायद रिश्ते से इनकार हो जाता। इसकी वालदा तो कभी भी ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। शादी को 15 दिन नहीं गुजरे थे कि अजमल ने कहा, चलो जाओ घर जाओ और 25,000 लेकर आओ। ये सुनकर आयशा परेशान हो गई। वो कहने लगी, मैं कैसे 25,000 लेकर आऊँ और क्यों लेकर आऊँ। तो कहने लगा कि मतलब मैंने साथ धोखेबाजी कर ली है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा भाई इतना भी कम नहीं कमाता, चलो जाओ अपने मेके और 25,000 लेकर आओ, क्योंकि बड़े भाई साफ इनकार कर चुके हैं, घर का खर्चा नहीं उठाएंगे और मैं तो कमा नहीं सकता, क्योंकि बाहर की भाग दौड़ मुझसे हो नहीं सकती। इसलिए जाके अपने मेके से 25,000 लेकर आओ ताकि महीना इज्जत से गुजर सके। वो कहने लगी कि मैं क्यों जाऊँ, कितना बुरा लगेगा कि अपने घर वालों से जाकर पैसे मांगूँ। इसने कहा, क्या बुराई है, जाकर पैसे मांगो, वरना फिर से अपने भाई को बोलो कि मुझे कोई काम कारोबार करवाए। इसकी बात सुनकर आयशा परेशान हो गई थी। इसने समझाने की कोशिश की, लेकिन अजमल तो कुछ भी सुनने को तैयार ना था। मजबूरन आयशा को मेके जाना पड़ा। वालदा की तबीयत इन दिनों बहुत ख़राब थी। बार बार इसकी भाभी इसकी वालदा को हॉस्पिटल लेकर जाती थी। डॉक्टर कह रहे थे कि हाथ का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन अभी आयशा की शादी पर इतना खर्चा हो गया था कि इसका भाई मज़ीद पैसे नहीं भेज पा रहा था। आयशा ने अपनी वालदा से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भाभी से कहने लगी कि अजमल ने मुझे इसलिए मेके भेजा है, कहता है कि 25,000 लेकर आओ। ये सुनकर भाभी भी परेशान हो गई। कहने लगी, अम्मी की दवाइयों में बहुत पैसा लग रहा है आयशा, मैं तो खुद घर के अखराजात बहुत कम कर रही हूँ, 25 तो एक अच्छी खासी रकम होती है। वो रोने लगी। कहने लगी कि मैं कभी भी आपसे ना कहती, लेकिन मैं बेहद मजबूर हूँ। अभी वो लोग बातें कर ही रही थी कि छोटा भतीजा भागता हुआ इनके कमरे में आया। कहने लगा, अम्मी दादी हाल नहीं रही। ये सुनना था कि दोनों भागे दौड़े अपनी वालदा के कमरे में गई। वालदा भी इंतकाल कर चुकी थी। आयशा और इसकी भाभी रोने लगी। इसी वक्त भाई भी स्पेन गया था, इसलिए इसे छुट्टी तक नहीं मिली। भाभी के भाइयों ने ही इसकी वालदा का तदफीन का इंतज़ाम वगैरह किया।
सास और नंदे ही आई थी, अजमल ने तो आने की जहमत भी नहीं की। लोगों ने बड़ी बातें सुनाई थी कि तुम्हारा शोर क्यों नहीं आया, लेकिन वो क्या कहती। कभी नंदे भी बस 2 घड़ी के लिए आई, अफसोस किया और चली गई। वापस किसी ने पलट कर नहीं देखा। भाई वहाँ परदेश में रो रहा था, परेशान था, घर में ही सोगवारी का आलम था, और इस माहौल में भी अजमल का फ़ोन आ रहा था कि पैसे लेकर आना वरना बैठी रहो मैके। आयशा रोने लगी। माँ भी जा चुकी थी, बस एक भाभी रह गई थी। वो भी कब तक कर सकती थी। बहरहाल जब इसे आए हुए 20 दिन गुजर गए तो इसकी भाभी ने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को बेचा, इसे पैसे दिए और कहने लगी कि जाओ अपने ससुराल जाओ, लेकिन देखो कोशिश करना कि दोबारा वो लोग पैसे ना मांगे। ये ना हो कि इन्हें आदत पड़ जाए। आयशा कहने लगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। 25,000 देकर अजमल ने फौरन से इसके हाथ से पैसे लिए और गिनने लगा। सास के माथे के बाल भी ठीक हुए थे। कहने लगे, अम्मा ऐसा करो, बहनों को बुलाओ, आज बिरयानी बनाते हैं। फिर आयशा से कहने लगा, चलो जाओ किचन में जाके मेरी बहनों के लिए बिरयानी बनाओ। और पूरा किचन बर्तनों से भरा पड़ा है, सारे बर्तन धो। बड़ा आराम कर लिया तुमने मेके में जाकर। वो तो अजमल का रवैया देखकर हैरान थी। बहरहाल वो किचन में चली गई। पूरा किचन कबाड़ खाना लग रहा था। बर्तन धोए, किचन की सफाई की, बिरयानी बनाई। नंदिम भी आ चुकी थी। खाना खाकर आइसक्रीम खाई और फिर अपने घरों को चली गई। जो 2 नंदे घर पर थी, किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती थी। आहिस्ता आहिस्ता सारे घर के कामों की जिम्मेदारी आयशा पर आ गई, लेकिन वो काम की आदी थी, इसलिए फटाफट सब कुछ कर लेती। इसने सास को कभी भी इसे कुछ भी बात करने या ताना सुनाने का मौका ही नहीं मिला था। जैसे ही महीने के 20 दिन गुजरे, अजमल कहने लगा, चलो बोलो अपने भाई को कि तुम्हें महीने का खर्चा भेजे, 25,000 भेज दे, हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। वो कहने लगी, अभी 20 दिन पहले तो 25,000 लाई हूँ। मेरा भाई वहाँ पर दरख्तों से पैसे तो नहीं तोड़ के लाता। फिर इसकी अपनी फैमिली है, मेरी तो माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, किस मुँह से जाकर भाभी के आगे हाथ फैलाऊँ। वो कहने लगा, जिस मुँह से तुम यहाँ आई हो, इसी मुँह से जाकर मांगो। अरे इस मुँह में तुम्हारा रिश्ता थोड़ी हो रहा था, ये तो मैं ही था जो तुम लोगों को मिल गया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता था। जब भी तो तुमसे पहले तुम्हारी दोनों छोटी बहनों की शादी हो चुकी थी। देखो, अगर तुम घर बसाना चाहती हो तो अपने भाई से साफ साफ बात करो कि मुझे यहाँ कुछ छोटी मोटी दुकान लेकर दे और कारोबार सेट करवा दे, ताकि मैं अपने घर का सिलसिला चला सकूँ, क्योंकि चल फिर कर मैं कोई काम नहीं कर सकता। वो मजदूर होने के बावजूद यूं अकड़ दिखाता था जैसा कि खुद बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छा खासा कमाता हो, सारा घर चलाता हो, और सारी बुराइयां आयशा में ही हो। आयशा चुप हो गई, समझ नहीं पा रही थी कि भाभी से कैसे बात करे। बेचारी ने अपने हाथ में पहनी अंगूठी तक तो बेच दी थी, अब वो और क्या बेचती। इसने भाई से व्हाट्सएप पर बात की और रोते हुए कहने लगी कि मेरा ससुराल वाले कहते हैं कि अजमल चल फिर के काम नहीं कर सकता, अगर इसकी दुकान होगी तो वो बैठकर रोजगार का सिलसिला चला लेगा। भाई कहने लगा, अभी तो आया हूँ, और सच पूछो आयशा तो मैं इस वक्त कर्जे में डूबा हुआ हूँ। तुम्हारे जेज और शादी के चक्कर में यहाँ से कर्जा लेकर गया था, कुछ दोस्तों से और कुछ कंपनी वालों से। अभी तो वो भी ठीक से नहीं उतरा, और तुम्हारी शादी को अरसा ही कितना हुआ है, अभी तो 2 माह भी नहीं हुए। वो कहने लगी कि मैं क्या करूँ भाई, घर का इंतजाम कैसे चलेगा। इसका भाई कहने लगा, अच्छा ऐसा करो, मैं तुम्हारी भाभी के अकाउंट में जहाँ से कुछ पैसे भेज देता हूँ। वो कहने लगी, कम से कम भी 25,000 भेजिएगा। भाई कहने लगा, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन इसे कहो कि कहीं बैठने वाला काम ही ढूंढ लो। अजमल रात को ही मेरे पास आया तो पूछने लगा, तुम्हारी मेके में बात हुई। मैंने कहा, हाँ कल मैं मेके से ले आऊँगी पैसे। ये सुनकर अजमल का मूड बिल्कुल ठीक हो गया। 2-3 महीने यूं ही गुजरे कि जब आयशा की भाभी ने भी माथे पर बाल डालना शुरू कर दिए कि हमारे अपने ही इतने अखराजात हैं, तुम अपने शोर से क्यों नहीं कहती कि वो कोई काम काज करे। इससे अच्छा था कि हम तुम्हारी शादी ही ना करते, कम से कम 25,000 महीने का खर्चा तो नहीं था तुम्हारा। वो बड़ी मायूस होकर वापस आई थी। फिर इसने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने मेके वालों के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। इसने जब अपने सास और शौहर से कहा कि अब वो अपने मेके से पैसे नहीं मांगेगी, अजमल जहाँ तो खुद कमाए या इसके बड़े भाई से जिम्मेदारी संभाले, मेरा भाई और भाभी कुछ नहीं देंगे। ये सुनना था कि नंद भी गुस्से में बोली और सास भी। अजमल भी इसे मोहलियात बकने लगा, कहने लगा कि अगर वो लोग पैसे नहीं देंगे तो हम तुम्हारा हशर बगाड़ देंगे। आयशा कहने लगी, जो करना है कर लो, लेकिन अब मैं अपने भाई के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। सास और नंदों ने आयशा पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, इसे मारने पीटने लगी। आयशा को गुस्सा आने लगा था। इसने सास और नंदों को पीछे किया और कहने लगी, हर वक्त आप लोगों को के ताने सुन सुनकर मारे खा खा कर तंग आ चुकी हूँ। आपका बेटा अगर माजूर था तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। तब तो आपने भी कहा था अच्छा कमाता है, वो तो एक पाई भी नहीं कमाता, पूरा दिन घर बैठा रहता है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की। ये सुनना था कि सास कहने लगी, अब तुम मेरे बेटे को माजूर होने का ताना देगी।
मैं तेरी दोनों टांगें ही तोड़ दूंगी। और फिर यही हुआ। इसको इतना मारा कि दोनों टांगें बुरी तरह जख्मी हो गई कि वो चलने से भी कासुर हो गई। फिर इसे फटे पुराने कपड़े पहनाकर कहने लगी, अगर तू भाई से पैसे नहीं मांगेगी तो भीख मांग कर हमारा खर्चा पूरा कर। आयशा को बाहर भीख मांगने के लिए फेंकते वो बेचारी गेट के पास फटे पुराने और उजले कपड़े में बैठी रहती। बहुत से लोग इसकी हालत पर रहम खाकर इसे पैसे दे जाते। रात को सास और नंदे इसे अंदर ले आती और पैसे गिनने लगती। आयशा की तो ज़िंदगी जैसे बर्बाद होकर रह गई थी। वहीं किसी पड़ोसी ने आयशा की ये हालत देखी तो इसकी भाभी को बताया, और इसकी भाभी ने इसके भाई से कहा कि इसके ससुराल वाले तो आयशा से भीख मंगवाने लगे हैं। भाई ने जब ये सुना तो इसका दिल तड़प कर रह गया। कहने लगा कि ऐसा करता हूँ, अजमल को कोई काम करवा देता हूँ ताकि मेरी बहन की ज़िंदगी में सुकून आए। कर्जा वो उतार चुका था, पैसे जमा किए और पाकिस्तान आ गया ताकि अजमल को कोई काम कारोबार करवा सके। हालांकि कुछ पैसे इसने जमा किए थे और कुछ अपने दोस्तों से कर्जा लिया था कि आहिस्ता आहिस्ता उतार देगा। लेकिन जैसे ही आयशा के घर गया तो सामने का मंजर देखकर इसके होश उड़ गए थे, क्योंकि इसकी सास सूखी रोटी पानी के साथ आयशा को खिला रही थी। आयशा के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, चेहरे पर नील के निशान थे। उजड़ी हुई हालत में अपनी बहन को देखकर तो भाई का सीना फटने को आया था। इसके भाई को देखकर अजमल और इसकी सास हैरान हो गई। वो कहने लगा, ये क्या हाल है आपने मेरी बहन का। अजमल कहने लगा, तुम्हें इतना ही एहसास है, फिर मुझे कोई काम कारोबार करवा दो ताकि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। लेकिन आयशा कहने लगी, नहीं भाई, इन्हें 1 रुपया भी नहीं दीजिएगा। ये लालची लोग हैं, इनका पेट कभी भी नहीं भरेगा। वो रोए जा रही थी। अजमल आयशा को अपने साथ घर ले आया। इसकी बिगड़ी हुई हालत देखकर इसकी भाभी को भी तरस आ गया। आयशा के भाई ने अजमल पर केस कर दिया और अजमल को पुलिस पकड़ कर ले गई। इसकी माँ बहनें रोने पीटने लगी। बड़े भाइयों ने भी कोई साथ नहीं दिया। आयशा ने अजमल से खुला ले ली, क्योंकि ऐसा शख्स जो लालच में आकर शादी करे और फिर अपनी डिमांड ही पूरी करवाता रहे, वो कभी भी नहीं सुधरता। जिसे हराम की आदत पड़ जाए वो ऐसे ही बहाने तराशता है और कभी भी नहीं कमाता। आयशा का भाई अगर अजमल को काम करवाता तो वो चंद दिन में ही करता और सारा पैसा खा पी जाता, और फिर आयशा को कहता कि वो अपने भाई से मांगे। जो शख्स बीवी के कपड़े फाड़ कर इसके बाल बिखेर कर इसे सड़क पर खड़ा कर दे कि भीख मांगो, इस शख्स की गैरत तो वैसे ही मर चुकी थी, इसलिए वो कभी भी इसे इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर था कि वो अपने भाई के दर पर बैठी जाती। अजमल जेल में सड़ रहा था और इसकी सास नंदे इस कदर बदहाली का शिकार थी कि खुद भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी। अलबत्ता आयशा ने अपने दिल को समझा लिया था। वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए स्कूल पढ़ाने लगी और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी। खुदा किसी की बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले ये सोच लें कि मुकाफ़ात अमल ज़रूर होता है। ज़्यादती करोगे तो ज़्यादती ही सहनी पड़ेगी।